हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्शंस पॉलिटिक्स यानी कि चुनावी राजनीति, उसका पार्ट जो है वो 3rd है। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारतीय चुनाव प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि भी स्वतंत्र चुनाव आयोग एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो भारत में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराता है। दूसरा हमने ये देखा कि भाई भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली है वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। और तीसरा हमने देखा कि भाई भारत के अंदर कुछ ऐसे स्थान जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सुरक्षित किए गए हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी क्लास है या हिंदुस्तान के अंदर जो एक वर्ण व्यवस्था रही थी, उस वर्ण व्यवस्था में एक पर्टिकुलर कास्ट को जो है उन संसाधनों से वंचित रखा। और यदि ओपन फाइट हो तो ओपन फाइट में वो कभी भी चुनाव जीत करके नहीं आ सकते, और यदि वो संसद और विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते हैं तो हम अपने समाज के एक बहुत बड़े तबके, एक बहुत बड़े वर्ग की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को हम दबा सकते थे। इसलिए अपने संविधान निर्माताओं ने उनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई थी, वो आरक्षित की गई थी, और उसी लोगों के लिए वो स्थान जो हैं वो सुरक्षित किए गए थे। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, उसके बाद है यहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको टिकट कहा जाता है, और वो जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस व्यक्ति को मनोनीत करती है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लड़ेगा, जिसको आम बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। ये जो है डिसीजन लेते हैं जो पार्टी, जो एक हम ये कह सकते हैं कि जो एक उसकी जो सुप्रीम जो बॉडी होती है वो तय करती है, वो डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को चुनाव मैदान में जो है उतारा जाएगा, किसकी चुनाव प्रचार के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी, किसको चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा। तो ये सारा डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी करती है। और कई देश ऐसे हैं जिनमें जो लीडर्स जो होते हैं वो जनता डिसाइड करती है। तो यहाँ पर उसकी आम बोलचाल की भाषा में उसको टिकट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, अपने देश के अंदर जो एक आपका जो एक राजनीतिक अधिकार है, जैसे आप एक मतदाता भी हैं जब आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, और आप मतदाता के साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। लेकिन उसके लिए जो आयु सीमा तय की गई है उसमें यदि आप लोकसभा विधानसभा का इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं तो 25 वर्ष या से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसके बाद वो जो उम्मीदवार होता है, जो कैंडिडेट्स होता है, टिकट मिलने के बाद उसको जो है वो अपना नामांकन पत्र जो है वो सौंपना पड़ता है। जो मतलब चुनाव जो अधिकारी होता है उसके सामने अपना उसको नामांकन पत्र में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाना होता है। यहाँ पर जब वो नामांकन पत्र दाखिल करता है जो एक बड़ा चुनाव अधिकारी होता है उसके सामने, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उसको अपना परफॉर्मा देना होता है। उस परफॉर्मे के अंदर उसको ये फिलअप करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपराधिक मामले, यानी कि कौन कौन से मामले जो हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, और उसका जो फौजदारी और दीवानी से संबंधित उसको बताना पड़ता है, जैसे चोरी का, अपहरण का, लूटमार का, हत्या का, इस प्रकार की जो दीवानी और फौजदारी कानून से रिलेटेड जो उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो वो उसको एक अपनी वैधानिक जो जानकारी होती है वो देनी पड़ती है।
दूसरा ये है कि उसकी जो चल और अचल संपत्ति है, यानी कि जो चल अचल संपत्ति है वो, और उसके परिवार की लेनदारी और देनदारी, यानी कि जो उसकी चल अचल संपत्ति है, चल अचल जो संपत्ति है, और साथ के साथ उस परिवार की लेनदारी और देनदारी, यानी कि वो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका उसने ब्यौरा देना पड़ता है। आभूषण वगैरह है, चल अचल संपत्ति वगैरह है, गाड़ियां वगैरह है, उसका मकान, प्लॉट, जमीन जो भी है, अपनी पूरी की पूरी उसको जानकारी देनी पड़ती है। कितनी उसकी लेनदारियां हैं, कितनी उसकी देनदारियां हैं, कितना वो बैंक से उसने उधार ले रखा है, तो सब उसको अपनी वैधानिक जो जानकारी परफॉर्मा होता है उसमें देना पड़ता है। तीसरा है उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो नामांकन पत्र जो है उसको दाखिल करना पड़ता है। इसके बाद जो है हमारी तीसरी हम देखें तो उसके बाद है उसका चुनाव प्रचार। जो उसका चुनाव प्रचार है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको एक निश्चित अवधि में इलेक्शंस कैंपेन की जो है वो छूट देता है। इसके लिए वो नुक्कड़ सभाएं करता है, आम मतदाता से मिलता है, या वो बड़ी रैली जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है, और अपने मतलब क्या होता है कि अपने दल की जो नीतियां और कार्यक्रम होते हैं वो उन लोगों के सामने रखता है। और उस चुनाव प्रचार के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, एक चुनाव घोषणा पत्र होता है, और उस चुनाव घोषणा पत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज, या जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, और उस चुनाव प्रचार के दौरान वो उस चुनाव अभियान के दौरान जो देश के प्रमुख जो सीरियस मैटर जो होते हैं उन सीरियस मैटर्स को वो हाईलाइट करते हैं। वो एक जो जटिल जो इस प्रकार के समस्याएं होती है, चाहे वो आर्थिक हों, राजनीतिक हों या वो सामाजिक हों, तो उस ऐसे सीरियस मैटर को वो हाईलाइट करती हैं, और उस सीरियस मैटर के दम पर वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान यानी चुनाव प्रचार के दौरान जैसे आपने देखा हो टीवी है, रेडियो है, उसके ऊपर उनकी जो नीतियां और कार्यक्रम होते हैं वो प्रसारित होते हैं, या जैसे पंपलेट वगैरह है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, या वो बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, आम मतदाता से मिलते हैं, और उस दौरान वो उस अपने जो सीरियस मैटर जो होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। जैसे और फिर साथ के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, और अपने जो इलेक्शंस कैंपेन के दौरान जो स्लोगन्स होते हैं, जो नारे होते हैं, वो काफ़ी प्रभावित करते हैं लोगों को। इस दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एक ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नारों का सहारा लेती है। जैसे हम प्रमुख जो हिंदुस्तान के अंदर जो हर पॉलिटिकल पार्टी ने नारा दिया है, जैसे 1971 यानी कि जो 5वां जो आम चुनाव था अपने देश के अंदर, उस समय जो इंदिरा गांधी और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, तो उस दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहती थी। उसके लिए उसके पास संसद में बहुमत होना जरूरी था। तो उसने जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा महाराजा जो थे, प्रिवी पर्स एक्ट जो था उनको विशेषाधिकार था, पेंशन वगैरह था, उस पेंशन को तोड़ दिया। उसने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसने साथ के साथ जो भूमि सुधार कार्यक्रम वो लेकर के आई, जमींदारी प्रथा को उसने तोड़ा। तो उस दौरान उसको संसद के अंदर बहुमत की आवश्यकता थी, तो वो सारे नीतियां और कार्यक्रम लेकर के आ रही थी। तो उसने उस समय नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो काफी पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर, और हम देखते हैं कि उस नारे से 2/3 मेजोरिटी जो है वो इंदिरा गांधी संसद के अंदर लेकर के आई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1977
जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो वामपंथी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां की उसने नारा दिया था कि भी भूमि जो है वो जोतने वाले की हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्लोगन्स होते हैं, नारे वगैरह होते हैं, वो खूब हर पॉलिटिकल पार्टी उसका जम करके इस्तेमाल करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश करे। और इसके लिए वो आजकल तो हम देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इसका खूब सहारा लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन हमारे फेवर में हो। या फिर न्यूज़पेपर है, पंपलेट्स हैं, या मैगजीन्स वगैरह है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इनके ऊपर जो है इनकी नीतियाँ और कार्यक्रम जो है वो प्रसारित होते रहते हैं और जनता उनको जज करती है, जजमेंट करती है और वो देखती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो बेटर होती है, तो उसको वो अपना समर्थन देती है और उसको चुनाव में जिताती है। इसके बाद जो चुनाव प्रचार जो होता है, इसमें हम चौथी जो विशेषता है वो है आचार संहिता। जो आचार संहिता है ये हमारा जो मतलब क्या है कि जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ गाइडलाइन निर्धारित करती है और वो गाइडलाइन हर पॉलिटिकल पार्टी को मान्य होती है। क्योंकि मतलब एक अपने चुनाव जो कैंपेन्स होता है, इलेक्शंस कैंपेन्स जो होता है, चुनाव प्रचार जो होता है, उस चुनाव प्रचार के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसमें कुछ अनुशासन हो, उसमें कुछ मर्यादाएं हों और वो उन जो मर्यादाएं जो होती है, गाइडलाइन वगैरह जो होती है, उनको वो मानने के लिए बाध्य होता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उसके अंदर एक नैतिकता बनी रहे, एक स्वस्थ वातावरण बना रहे और लोकतांत्रिक तरीके से वो जन समर्थन जुटाने की कोशिश करे। क्योंकि अनैतिक कई बार क्या होता है, इलेक्शंस हर पॉलिटिकल पार्टी का जो एक मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो चुनाव जीतना होता है। उसके लिए वो कुछ साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वो अनैतिक भी हो सकते हैं, जैसे मतदाताओं को डराना, धमकाना या घूस देना, उनको शराब पिलाना या वोट खरीदना। तो इससे क्या होता है कि अपना इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कुछ ऐसी गाइडलाइन निर्धारित करता है ताकि वो उन हर पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करे और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और बिल्कुल मतदाता जो है वो भी निडर होकर के अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तो इससे उस आचार संहिता को हर पॉलिटिकल पार्टी को मान्य होता है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस गाइडलाइन का वो उल्लंघन करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो मान्यता है उस मान्यता को भी रद्द कर सकता है। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं कि जो चुनाव प्रचार जो होता है उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है, या सरकारी मशीनरी का जो है वो दुरुपयोग ना हो, तो वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को भी रोका जाता है। साथ के साथ हम देखते हैं कि भी जो इलेक्शंस होते हैं उससे 48 घंटे पहले जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो रोक दिया जाता है। उस दिन जो है 2 दिन पहले जो है वो शराब के ठेके जो है वो बंद करा दिए जाते हैं और फिर जो गाड़ियों का जो काफिला है वो कम से कम हो और इस प्रकार के लोक लुभावन जो नारे हैं उनसे भी वो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ धार्मिक भावनाएं या जातिगत भावनाओं के आधार पर उकसा करके वोट लेना, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार हर गाइडलाइन को जो है उस आचार संहिता को मान्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 5 कि जब वो चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है और एक निश्चित अवधि, एक निश्चित दिन इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस की जो डेट्स होती है, जिस दिन मतलब इलेक्शंस होना है उस दिन वो उस तिथि की घोषणा करता है। और साथ के साथ वाकया होता है कि नजदीक किसी सरकारी स्कूल या अदर्स जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं। उस मतदान केंद्र के ऊपर मतदाता जो है अपने मत का इस्तेमाल करता है और वहाँ एक एजेंट्स होता है। वो एजेंट्स के माध्यम से अपनी जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसके माध्यम से वो क्या होता है कि उस अधिकारी के सामने
जो अधिकारी होता है उसके सामने वो उसकी उंगली के ऊपर एक स्याही का निशान लगा दिया जाता है और फिर वो जब अपने मत का इस्तेमाल करता है तो भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता है और वो है गुप्त मतदान। नंबर 6 हम लिख सकते हैं गुप्त मतदान, यानी कि भारत के अंदर गुप्त मतदान, गुप्त मतलब क्या है कि अपने देश के अंदर ओपन बैलेट नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट बैलेट है। उसका मतलब क्या होता है कि जो मतदाता होता है उस मतदाता के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को ये ना बात महसूस हो या चले कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस कैंडिडेट्स को उसने अपना मत दिया है। सिर्फ वोट डालने वाले और एक खुद को ये पता हो कि और दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को ना मालूम हो। तो आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय अलग से एक सेपरेट स्थान के ऊपर एक गुप्त मतदान की जो व्यवस्था है वो रखी गई है और उसके ऊपर मतलब क्या है कि मतदाता जो यानी ओपन बैलेट हो तो उसके ऊपर मतदाता के अंदर एक भय होता है, एक डर होता है और उसको अपने साथी या अपने सोसाइटी समाज के अंदर उसके अलग अलग व्यक्तियों के साथ अपने रिलेशंस होते हैं तो वो बिना बिल्कुल भय से निडर होकर के अपने मत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए भारत के अंदर गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम देखते हैं जो गुप्त मतदान भी होगा तो उसके बाद क्या है कि जो भारत के अंदर हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, पहले एक बैलेट पेपर होता था, एक मत पेटी होती थी। अब उसके स्थान के ऊपर, क्योंकि आजकल तो हम एक आधुनिक और एक प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं जिसमें साइंस ने काफी आविष्कार किए हैं, नई मशीनें आ गई हैं, तो अब उस बैलेट पेपर के स्थान के ऊपर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था, एक कागज का टुकड़ा होता था, उसके अंदर सीरियल नंबर, फिर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती थी उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर और वो भी अल्फाबेट के हिसाब से, फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का और फिर निर्दलीय, और फिर उसके आगे उस व्यक्ति का नाम, उस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसके सामने जो है मतदाता एक स्टैंप्स वगैरह होता था, उससे वो अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता था और फिर उसको फोल्ड करके और मतपेटी में डाल देते थे। वो उसमें क्या था कि इससे अपने बहुत ज्यादा पेड़ पौधों की इसके अंदर कटाई होती थी और काफी ये खर्चीला भी था। लेकिन अब उसके स्थान पर ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो मतदाता उसका चुनाव चिन्ह, उसके सामने एक बटन होता है, उस बटन को आप दबाएं तो आपका मत जो है आप मान्य हो जाता है और उसको जो गिनती होती है, उसकी जो काउंटिंग होती है उसमें भी उसको जल्दी हो जाता है। पहले तो 6-7 महीने लग जाते थे उसके रिजल्ट आने में, लेकिन अब 5 या 6 घंटे के अंदर वो सारी की सारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूरी हो जाती है। तो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहली बार गोवा विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था और फिर पूरे देश के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुआ 2004 का, यानी 2004 का जो इलेक्शंस था, अपने जनरल इलेक्शन, वो पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा करवाया गया था। अब देखते हैं कि जो अपने इसकी जो और विशेषता है चुनाव प्रणाली की, वो है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसके अंदर क्या होता है कि जो मतदाता होता है, देखो भारतीय चुनाव प्रणाली के अंदर एक विकल्प की व्यवस्था की गई है। यदि कोई मतदाता किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से यदि वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके पास चांस ये अल्टरनेट होता है कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आजकल देखते हैं जो नीतियां, कार्यक्रम या राजनीतिक जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को एक प्रकार से तिलांजलि दे दी गई है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन मोटिव है और वो है सत्ता प्राप्त करना।
इसके लिए वो अपने नैतिक आदर्श सिद्धांत जो हैं उनको भी दरकिनार कर देते हैं। और अब मतदाता के सामने ये विकल्प हो, एक और विकल्प है लास्ट में नोटा का, वो नोटा का बटन भी दबा सकता है, नन ऑफ द अबव। इससे ये एक फायदा ये मिलता है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी अगले चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट्स को टिकट देती है तो वो तय करती है कि भी यहाँ तो काफ़ी मतदाता जो है वो इन लोगों से सेटिस्फाई नहीं है, इनसे संतुष्ट नहीं है, तो अगले इलेक्शंस में उनको पॉलिटिकल पार्टी टिकट मतलब देने में ये इस प्रकार की जो टेक्निकल बातें हैं उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है कि भी इनकी तो काफ़ी विरोध है वहाँ संख्या में, तो ऐसे व्यक्तियों से यानी कि एक प्रकार के साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नोटा। अब उसके बाद और परिवर्तन किया गया है अपने इस ईवीएम वोटिंग मशीन के अंदर, और वो क्या था कि ईवीएम वोटिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में एक संशय था कि भाई इससे तो ये जो वोटिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट करके और उस वोटों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन अब उसके अंदर एक पीवीवैट बना दिया गया है। वो पीवीवैट क्या होता है, जब आप अपने वोटिंग मशीन के अंदर वोटिंग मशीन के पास आप जाते हैं और अपना बटन दबाते हैं तो एक स्लिप आती है और उसके अंदर ये दिखाई भी देता है स्पष्ट आपको कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत दिया है, तो उसकी वीवीपैट के ऊपर जो है उसकी तस्वीर या उस पर्ची के अंदर जो है आपके सामने ये पता चल जाएगा कि मेरा मत जो है वो सही गया है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक निश्चित दिन जो है इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक निश्चित दिन उन वोटों की गिनती करवाता है, और वो वोट जो हैं वो जो ईवीएम वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर और वो उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है, और एक निश्चित दिन जो है उनके वोटों की गिनती शुरू होती है, और उस वोटिंग के दौरान जो है ये पता चल जाता है कि भी किस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो है वो चुनाव में जीत गया है या किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट मिली हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब वो एक पूरी की पूरी अपनी चुनाव डेट जो है वो गिनती करवाता है तो उस दिन अपना इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो गजट जारी करता है, और उस गजट में स्पष्ट दिखाई देता है कि भी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट मिली है, पीछे इसका कितना प्रतिशत मत रहा, उस प्रतिशत मतों में कितनी कमी आई या कितनी बढ़ोतरी आई है, तो या उसके किसने कैंडिडेट दे, पूरा का पूरा अपना गजट जो है वो तैयार करता है, और उसी को आधार मान करके फिर अपने देश के अंदर जो है वो देखते हैं कि भी किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजोरिटी मिली है, बहुमत मिली है, उस पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो एक संसदीय दल जो होता है उसकी मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में वो तय करते हैं कि भी हमारा लीडर कौन होगा। तो उस लीडर को यदि वो स्टेट लेवल के ऊपर है तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की उसको ओथ दिलाता है, और यदि वो सेंट्रल लेवल के ऊपर है तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है एक निश्चित दिन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली है इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें आपने डिस्कस किया, स्वतंत्र चुनाव आयोग है, आरक्षित क्षेत्र है, गुप्त मतदान है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, नामांकन होता है, चुनाव प्रचार होता है, साथ के साथ वीवीपैट है, नोटा है, और फिर हम ये देखते हैं एक निश्चित दिन जो है उसकी गिनती शुरू होती है, और फिर उसका गजट तैयार करके, और फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने देश के अंदर जो चुनाव प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत के जो चुनाव जो है उसको कैसे हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।